हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएससी टीचिंग अड्डा पे। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज एक इम्पॉर्टेंट सा सेशन वीडियो जो कि एक न्यू है हमारे लिए, आपके लिए भी। तो एक साइंस का जो जनरल बीपीएससी क्वेश्चंस आपके पूछते हैं जनरल साइंस के, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस मैं लाई हूँ बहुत ही एनालिसिस करके। इसको मैंने 2-3 दिन में बनाया है। काफ़ी आप लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण होने वाला है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, आप देख सकते हैं इसमें मैंने ऑप्शंस नहीं डाले हैं, बस आपको क्वेश्चन और आंसर देखना है। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या करना है भाई, हमें एक आंसर गोला करना है, सही गोला काला करना है। तो हमें बस वही यहाँ पे करना है। एक जो सही आंसर है उसको हम देखते हुए चलेंगे। और ये मैंने कंपाइल करके साइंस बनाए हुए हैं। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब मिल जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में साइंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और आता भी है इसके क्वेश्चंस। तो उस हिसाब से जैसे मैं TRE 1 में PRT एंड TRE 3 में PGT क्वालिफाइड हुई, तो एक एनालिसिस के तौर पे ये मैंने आपके लिए बनाई है। ये आप लोग बोलना, अगर आपको कंटिन्यू करना होगा तो मैं ये चीज़ें 3-4 वीडियो में मोस्टली आपका कवर हो जाएगा। और साइंस यहाँ के अलावा जनरल पेपर के लिए आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इतने वीडियोस में पे अगर इसको अच्छे से बार बार रिवाइज कर लेंगे, PDF अगर आप चाहेंगे बोलेंगे तो मैं टेलीग्राम लिंक में टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी। वहाँ से आप PDF निकलवा के और उसको 4-6 बार देखा, रेगुलर एक बार देख सकते हैं। यहाँ से बाहर क्वेश्चंस आपके आने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि शुरू करते हैं क्या क्वेश्चंस आपके हैं। आप एक देखिएगा, अगर आप लोग कमेंट करना कंटिन्यू करने के लिए तो मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू करूँगी, ओके। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या होने वाला है। फर्स्ट, DTP का टीका बच्चों को किन रोगों से रक्षा के लिए लगाया जाता है? तो वैक्सीन जिसका नाम क्या है DTP, इन बच्चों के लिए कौन सी रोग की रक्षा ये करता है, ठीक है। तो टिटनेस, डिप्थीरिया, whooping कफ, ठीक है। whooping कफ को आप पर्ट्यूसिस भी बोल सकते हैं, काली खांसी भी बोल सकते हैं। तो DTP से आप समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए आंसर करना। क्योंकि डिप्थीरिया, T फॉर टिटेनस, P फॉर परस्यूटिंग, ठीक है। तो ये हुपिंग कफ आपका हो गया। आगे हम चलते हैं कि आपका प्रश्न क्या है। वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र, कार्डियक साइकिल जो होता है वो क्या होता है, कितने टाइम का होता है, कितने सेकंड्स का होता है? तो 0.8 सेकेंड का आपका कार्डियक साइकिल होता है। ये आपका आंसर हो गया, राइट ऑप्शन हो गया 0.8 सेकेंड, ओके। नेक्स्ट है प्रश्न, मछलियों में श्वसन हेतु कौन सा अंग प्रयोग करते हैं मछलियाँ? तो क्लोम आंसर हो जाएगा, क्लोम, गिल्स जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उनका रेस्पायरेशन ऑर्गन क्या होता है? क्लोम होता है, गिल्स होता है, ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, आप इसको हाईलाइट कर लेना। वाटसन व क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया, ठीक है। किस चीज़ के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया? तो आप देखेंगे DNA के डबल हेलिकल मॉडल की खोज के लिए इनको क्या दिया गया? नोबेल प्राइज़ दिया गया, ओके। तो और अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि DNA के डबल हेलिकल मॉडल की खोज किसने करी थी, तो हम क्या बोलेंगे बच्चे? वॉटसन एंड क्रिक, ठीक है। वॉटसन एंड क्रिक, ये काफ़ी बार एग्जाम में बार रिपीट होते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया? हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया? तो एंटोनी वॉन लिवेनहॉक। कौन किया था बच्चे? एंटोनी वॉन लिवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज करी थी, आप इसको याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, किसका स्टडी किया जाता है? तो आप ध्यान रखना, ग्रासेस। द स्टडी ऑफ ग्रासेस इज कॉल्ड एग्रोस्टोलॉजी, ठीक है। आशा करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा। और बेहतरीन प्रश्न है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में ये डिमांडेड होते हैं। तो मानव शरीर में विटामिन K का निर्माण किस अंग में होता है? तो मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी में विटामिन K है, उसका निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा, कोलन में बैक्टीरिया द्वारा इसका निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पीडियाट्रिक्स।
पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? बच्चों के रोगों से, ठीक है। किससे है? बच्चों के रोगों से, डिजीज ऑफ चाइल्ड, ठीक है। प्रश्न है आपका, हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो क्या ऐसा है जो रक्त में कम हो जाता है और हमें हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है? ठीक है, तो ग्लूकोज की कमी से, ग्लूकोज की कमी से आप रिलेट करना ग्लूकोज और ग्लाइस को, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हाइपोग्लाइसीमिया इज काज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ ग्लूकोज, ओके। फिर आता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रो से आप जानते हैं कि आर्द्रता होता है। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो ये आपका हो गया हाइग्रोमीटर, ठीक है। आप याद रखना, आपेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो हाइग्रो मतलब आपका आर्द्रता होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है हाइड्रोमीटर। अब हाइग्रोमीटर तो हो गया, अब हाइड्रोमीटर क्या है? तो इससे आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी मापी जाती है। तो आप देख लें, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी और हाइड्रोमीटर डेंसिटी, ओके। प्रश्न है रेड लैड का रासायनिक सूत्र क्या है? रेड लैड आपका प्रश्न है, रेड लैड मतलब Pb3O4। बस आपको इतना याद रखना है इसका केमिकल फॉर्मूला, रेड लैड का Pb3O4, Pb3O4, ओके। नेक्स्ट है रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? व्हाट इज शुगर, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज है, ये आप याद रखना, एक लाइन में कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो केमिकली व्यू से चीनी क्या है आप ध्यान रखना। बेवकूफ़ों का सोना किसको कहते हैं? नेक्स्ट प्रश्न है बेवकूफ़ों का सोना, यहाँ पे फूल्स गोल्ड होना चाहिए, तो आप उसको मैनेज करना। पायराइट, पायराइट को क्या बोलते हैं? बेवकूफ़ों का सोना, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को इतना? नेक्स्ट हम करते हैं कि जी किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? आवेश जैसा कि आप जानते हैं प्लस माइनस जो चार्जेस होते हैं, चार्ज इंग्लिश में हम बोलेंगे इसको। जी किरणों पे क्या होता है? तो किसी भी प्रकार का इसमें चार्ज नहीं होता है, ये आप ध्यान रखना, कोई भी चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग किस लिए होता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग आप जानते हैं कि फॉसिल्स एज का पता लगाने के लिए, मतलब हिंदी में जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटे? शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? आप ध्यान रखना, ब्रिक, किडनी, फेफड़े और ब्रिक में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, पर शरीर का रक्त शुद्ध होता है ब्रिक, आप किडनी याद रखना, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आपका आगे है, नेक्स्ट है हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? तो जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट कहते हैं, ठीक है। हाइड्रो कहीं भी अगर आ गया हाइड्रो वर्ड तो आप उसको रिलेट करेंगे किससे? जल से रिलेट करेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रो मतलब जल और फाइट मीन्स प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो जलीय पौधों से रिलेटेड है हाइड्रोफाइट, आप इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो इनफाइनाइट, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो दो समांतर दर्पण के बीच कोई वस्तु होगी उसके अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, आप ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, ओके। नेक्स्ट है दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो दो समांतर दर्पण के बीच वस्तु जो होती है अधिक चमकीला प्रतिबिंब दूसरा प्रतिबिंब होता है, ठीक है। सेकंड, नेक्स्ट तेल का जल होगा यहाँ पे। तेल का जल के तल पर जो फैल जाता है, आप जानते हैं जब हम तेल को जल में डालते हैं तो क्या होता है? तेल फैल जाता है। क्यों फैल जाता है भाई? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल का की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। तेल मतलब तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है, ठीक है। मतलब तेल का पृष्ठ तनाव जो होता है वो कम होता है और जल का पृष्ठ तनाव ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो जल की सतह पर फैल जाता है, क्या? ऑयल, तेल। नेक्स्ट है पेंसिल का लेड होता है किसका? ग्रेफाइट का। पेंसिल का लेड बना होता है ग्रेफाइट का, आप ध्यान रखना इसको। प्रश्न, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? हम सड़क पे तो ईजिली चल लेते हैं पर बर्फ पे हमें चलने पे कठिनाई होती है, क्यों? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है।
देखिए हम चलते कैसे हैं जब हमें फ्रैक्शन फोर्स हो लगता है, ठीक है, घर्षण लगता है। पर सड़क पे तो हम अच्छे खासे घर्षण लग जाता है, पर बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए हम चलने में कठिनाई महसूस करते हैं, नहीं चल पाते हैं ठीक से। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, गर्मियों में ये सुस्त हो जाती हैं, आप याद रखना। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड कम ताप पर क्यों उबलता है? ऊंचे स्थान पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर क्यों उबलने लगता है, आप बताएंगे। तो क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसलिए आप यहाँ से एक चीज़ और रिलेट कर लेना कि जब जैसे जैसे हम ऊंचाइयों पे जाते हैं वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है, ठीक है। तो आज ही का ये छोटा सा सेशन जो मैंने दिया, आशा करती हूँ आप सब लोगों को अच्छा लगा हो। अगर प्लीज़ से अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। और PDF के लिए आपको अगर चाहिए होगा तो प्लीज़ उसके लिए भी कमेंट करना, मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगी, वहाँ से आप ज्वाइन करके इसको डाउनलोड करके एंड उसकी हार्ड कॉपी निकलवा सकते हैं। और उम्मीद यही है, एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में BPSC में मिल जाने वाले हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के इच्छा अनुसार। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार। आप इसको पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।